हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आपको हम बताएंगे। इससे प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी में एक दो प्रश्न जरूर होते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। वैदिक सभ्यता का जो आरंभिक वैदिक सभ्यता का विकास हुआ वह इस क्षेत्र में हुआ है। यह क्षेत्र पंजाब और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पे सर्वप्रथम मध्य एशिया से आर्य लोग आकर बसे थे। यहीं पे तक्षशिला है जो शिक्षा का उस समय बहुत बड़ा केंद्र था। कंबोज है, यहीं पे हड़प्पा है। मध्य एशिया से ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो लोग आकर बसे। यह ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। बाद में उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता का विकास जो है इस क्षेत्र में देखने को मिला। भारत के अंदर के तरफ ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा का क्षेत्र है। बिहार का ये थोड़ा बहुत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर ये बसे थे। इनकी प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित थी। सबसे नीचे कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश था, फिर जन था, फिर राष्ट्र था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहा जाता था, विश के प्रमुख को विशपति, जन के प्रमुख को शासक कहा जाता था। पुरोहित और सेनापति का महत्व था। वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे, विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है उसमें विश्वास करना। उदारवाद पुरोहित का अर्थ होता है कि उसमें परिवर्तन लाना। इसीलिए विश्वामित्र को उदार पुरोहित कहा जाता था। उस समय 12 रत्नियाँ थी जिसमें रथकार और सूत्रकार का प्रमुख महत्व था। पूरब दुर्गपति को कहा जाता था। स्पर्श उस समय का गुप्तचर था। वज्रपति उस समय का गोचर भूमि का अधिकारी था। उग्र अपराधी को पकड़ता था, जैसे इस समय पुलिस व्यवस्था है और पुलिस अपराधियों को पकड़ता, उस समय उग्र था। न्यायाधिकारी का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है, यह हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी प्रश्न पूछे कि ऋग्वैदिक काल में न्यायाधिकारी का उल्लेख मिलता है तो नहीं मिलता है। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति समान जनता की संस्था थी, ये हमेशा याद रखिएगा। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। इस समय स्त्रियां जो थी वह सभा समिति में भाग ले सकती थी। आगे उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कबीले का नेतृत्व युद्ध में राजा करता था। राजा का 2 काम था, एक तो प्रजा की देखभाल करना, दूसरा युद्ध अगर हो किसी से तो उसका नेतृत्व राजा ही करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है गायों की खोज। हमेशा प्रश्न में पूछता है कि युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा गविष्टि। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरा भी इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जो 7वें मंडल में उल्लिखित है। इस युद्ध में सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई और यह युद्ध पुरुषनी, जो अभी रावी नदी है, यहीं पे हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से इनकी उत्पत्ति हुई है।